वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद से ऑडियंस हमारे साथ है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बदीन से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, एक और सवाल यहाँ पे पूछेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। सर, जिन माओं के बेटे मरने थे वो मर चुके, जिन बच्चों को यतीम होना था वो हो चुके, जिन बेवा औरतों को बेवा होना था वो हो चुके। मेरा सवाल ये है कि क्या आपका पीपल्स पार्टी से अलग होना और यू टर्न लेना, क्या आप समझते हैं कि ऐसे अभी बच्चे यतीम होने से बच जाएंगे, औरतें बेवा होने से बच जाएंगी, और ऐसा कुछ आप इनिशिएटिव्स लेंगे जो जल्दी लोग मारे जाने से बचें और टारगेट किलिंग खत्म हो सके? आप कहाँ से, आपका ताल्लुक किधर से है? जी, मैं मोहम्मद इब्राहिम फ्रॉम कराची। आप कराची से हैं? जी। स्टूडेंट है आप यहाँ जी, पे? मैं इस्लामाबाद। जी मिर्ज़ा साहब, आप इसका जवाब देंगे कि आपके इस सच से क्या और घर तबाह नहीं होंगे? पहली बात, मैं अपने भाई को, अपने बेटे को ये बताना चाहता हूँ कि ये परसेप्शन गलत है या ये इम्प्रेशन गलत है कि मैं पीपल्स पार्टी से अलग हो गया हूँ। पीपल्स पार्टी से मैं अलग नहीं हुआ और मैं मरते दम तक पीपल्स पार्टी में ही रहूँगा। पीपल्स पार्टी में मैं इस्लाह करना चाहता हूँ लोगों की, और पीपल्स पार्टी इन अथॉरिटी है, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। तो मैं गवर्नमेंट को ये फ़ैसला लेने पे मजबूर करना चाहता हूँ कि कातलों के साथ रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकती। कातलों को साथ हुकूमत में बिठा के फैसिलिटेट करने के बराबर है। जो एक कत्ल करता था वो अब 10 कत्ल कर चुका है। तो इसलिए ये चीज़ बंद होनी चाहिए। जो भी हमारी मजबूरी हो, वो किसी की जान से ज़्यादा मजबूरी नहीं है, इसलिए हमको अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करनी चाहिए। जी, आपने एक स्टेटमेंट खुद भी दिया था कि मैं भी मारूंगा लोगों को, और आपने भी असलहा लाइसेंस दिए। सो आप अपने आप को किस नज़र से देखेंगे जब आप इस तरह की बात दूसरों के लिए कह रहे हैं? आपने खुद कहा कि हम लोगों को मारेंगे, हम लोगों को असलहा देंगे, और 3 लाख लोगों को आपने असलहा खुद दिया। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता किसी में इतनी हिम्मत आ गई जो मुझे या मेरे से साथ बैठे हुए इस गरीब इंसान को, जो अपने बच्चों की पेट पालने के लिए रोज़ी कमाने निकला है, अगर मेरे सामने कोई इसको मार रहा होगा तो मुझे 100 बंदा भी मारना पड़ा, मैं खुशी से मार दूंगा जो कातिल बन के आएगा। अपना सेल्फ डिफेंस हमारा मज़हब भी सिखाता है कि अपनी जान की हिफाजत करो, और अपने जान की हिफाजत जो नहीं करता फ़र्ज समझ के या जहाद समझ के, मैं समझता हूँ कि वो भी सही मुसलमान नहीं है। हम लेट जाएं, कोई मारने आए और उसको बोले हमें गोलियां मार के चले जाओ, ऐसा नहीं होता। जहां गवर्नमेंट की मसलियत हो, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जान इनोसेंट बचाना ना हो, कोर्टों में उम्मीद ख़त्म हो जाए, तो वहां क्या करना चाहिए? लॉ अबाइडिंग सिटीज़न का पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको लाइसेंस फायर आर्म का मिलना चाहिए। जब हम बदमाशों पे, क्रिमिनल्स पे, रेपिस्ट पे, डेकॉइट्स पे, उन पे पाबंदी लगा के उनको नहीं रोक सकते। इस्लामाबाद से 100 लाइसेंस MQM के MNAs और MPs को इशू हुए हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। NRO सामने है, NRO में 8,500 केसेस, 3,500 क्रिमिनल्स के ख़त्म किए। मैं आपके तवज्जुह से, आप इस जवाब का फ़ायदा लेते हुए, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या लाइफ इर्रिवर्सिबल लॉस है, इर्रिट्रीवेबल लॉस है जो वापस लाइफ नहीं लाई जा सकती, या कोई स्विस बैंक में अकाउंट पड़ा है वो कभी भी वापस नहीं होया जा सकता? लाइफ ज़्यादा है या पैसा या प्रॉपर्टी ज़्यादा है? जब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो बने हैं, आप NRO की ये सुओ मोटो की लिस्ट उठा के देख लें, आपको एक भी किसी ज़िंदगी के लिए सुओ मोटो अगर लिया है तो नहीं है। वो जो लोग गुम गए हैं या गायब कर दिए गए हैं, जिनकी उम्मीद है कि ज़िंदा होंगे, उनके सुओ मोटो ज़रूर लिए गए हैं। जो कराची में किलिंग हो रही है दिन दहाड़े, उनके लिए सुओ मोटो ये आज पहली दफ़ा ये है जो अभी चल रहा है। 1 साल पहले मैंने सिंध असेंबली के फ्लोर से बहुत पावरफुल तरीके से एक स्पीच की थी, जिसमें आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा हम MNA MPA मिनिस्टरों को क्यों नहीं कोई गोली मारता, गरीब लोगों को क्यों गोली मारता है, मुझे कोई आके गोली मारे। और उसी स्पीच में आगे अगर आप जाएं
तो मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लेके चौधरी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का मैंने नाम लिया और मैंने उनको गिड़गिड़ा के इल्तिजा की और पुकारा और मैंने रिक्वेस्ट की कि खुदारा जो ये जाने बेगुनाह जा रही हैं और खून बह रहा है, इस पे आप और चीज़ों को छोड़ें, सबसे पहले प्रायोरिटी पे इसको लें और ये खून खराबा बंद कराएं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि लाइफ ऐसा लॉस है जिसको वापस आप नहीं ला सकते। उस माँ की गोद आप अरबों रुपए भी डाल दें तो उसकी माँ की गोद अपने बच्चे से महरूम ही रहेगी। तो इसलिए हमको अपने प्रायोरिटीज़ सही करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जितने लोग भी ऐसी जगह अल्लाह ने उनको बिठाया है जहाँ वो कुछ कर सकते हैं, उनको सबसे पहले लोगों को ज़िंदगी सांस लेने की खुली फ़ज़ा में उनको इजाज़त देने के लिए काम करना चाहिए। चले चले, ये तो हमारी भी विश है कि ऐसा हो। लेकिन जी एक और सवाल। जी मिर्ज़ा साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक बहुत मुस्बत कदम उठाया है, सब कुछ है, लेकिन सवाल जो आज भी इस अवाम को, इनके जहनों को मफलूज किए हुए हमारे जहनों को, वो ये है कि लियारी ऑपरेशन के एक दिन बाद ही क्यों आपने जो मुस्बत कदम इतना उठाया, लियारी ऑपरेशन के एक दिन बाद ही क्यों उठाया? 3.5 साल आप इसी हुकूमत के साथ रहे, इनके साथ मिलकर, यही MQM आपकी कोलिशन में थी, इसी अवाम का खून चूसा जा रहा था जब से आपकी ये हुकूमत आई है, लेकिन लियारी ऑपरेशन के एक दिन बाद क्यों? जी मिर्ज़ा साहब, मेरे रिस्पेक्टेबल भाई को मैं ये थोड़ा सा पास्ट में ले जाना चाहता हूँ। मैं मिनिस्टर तकरीबन 3.5 साल रहा। हेलो हेलो जी 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 सुन रहे। हेलो, जी सर, आवाज़ आ रही? जी सर, मैं सुन रहे। 3.5 साल मिनिस्टर जी, जी। रहा। 3.5 साल में 6 कैबिनेट मीटिंग्स ऐसी हुई जो प्रेजाइड प्राइम मिनिस्टर ने की, जो स्पेशल मीटिंग्स थी ऑन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर क्या था? रज़ा हैदर साहब मर्डर होते हैं, MPA साहब, 55 बंदे कराची के सड़कों पे मार दिए जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम पश्तो स्पीकिंग है तकरीबन 50। ताजमहल होटल बम्बई में तमाशा एक होता है, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। कराची के सड़कों पे 105 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 98 पश्तो स्पीकिंग मार दिए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिस पे मैं रिएक्ट करता था, लोग पकड़ता था, टारगेट किलर्स मैंने पकड़े, उस पर रिएक्शन में थ्रेट किया जाता था कि हम गवर्नमेंट से अलग हो रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाता था, प्राइम मिनिस्टर आते थे, इंटीरियर मिनिस्टर साहब को यहाँ भेज दिया जाता था और प्राइम मिनिस्टर साहब आके वो कैबिनेट मीटिंग प्रिजाइड करते थे, जिसमें गवर्नर जो है वो स्पेशल इन्वाइटी होते थे और फारूक सत्तार होते थे और गौरी होते थे, और उसके अलावा पूरी सिंध कैबिनेट होती थी जिसमें MQM के सारे होते थे। उन 6 कैबिनेट में मैं यही लैंग्वेज, यही वर्ड्स और यही फिगर्स, टाइम टू टाइम फिगर्स जो है वेरी होते हैं, जो उस वक्त रेलेवेंट थे, वो फिगर्स मेंशन करके मैं साफ बताता था कि कातिल MQM है और कत्ल लंदन से ऑर्डर आता है और लंदन से स्टॉप किया जाता है। खुदारा ये मीटिंग इस्लामाबाद में बुलाएं, मीटिंग में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और DG ISI हों। ये 4 बंदे जब तक साथ सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, MQM वाले किलिंग बंद नहीं करेंगे। मेरी सुनी अनसुनी कर दी जाती थी, मुझे 3 महीने के नोटिस पे चलाया जाता था। स्पेशली इंटीरियर मिनिस्टर जिसकी ये जिम्मेदारी है, इंटरनल टर्मोइल जहाँ भी हो, जिस प्रोविंस में हो, तो इंटीरियर मिनिस्टर फेडरल हेल्प के लिए इंटीरियर मिनिस्टर आते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर प्रॉमिसेस, कसमा कसमी, सीक्रेट मीटिंग्स करके हमें ये कन्विंस करते थे कि 3 महीने रुक जाओ, 3 महीने में बंदोबस्त इनका हो जाएगा और ये सब ठिकाने लग जाएंगे, कोई आइंदा प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वक्त आर्मी सवात में इंगेज्ड है, इस वक्त आर्मी जो है वो वाना में इंगेज्ड है, इसमें जो है वो सेंसिटिव हो गया है इंडियन बॉर्डर, इस वक्त अफगान बॉर्डर में। जी अब अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जो रहमान मलिक साहब आते थे या प्राइम मिनिस्टर आते थे, वो सारे सदर पाकिस्तान की हिदायत पर वहां जाते थे। तो आप रहमान मलिक साहब के खिलाफ तो हो गए, आप बाकी लोगों के खिलाफ तो हो गए, जरदारी साहब के खिलाफ आप नहीं हुए, क्योंकि जरदारी साहब भी तो पीछे थे ना उनके,
असाइनमेंट तो उनकी होती थी। देखिए कहेंगे इसको? ये तो फिर मैं देखिए ये तो मैं डायरेक्ट ब्लेम फिर सारी किलिंग्स का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डाल सकता हूँ, जो जिसको NICL नज़र आती है और जिनको हज स्कैंडल नज़र आता है। ये पैसों के मामले और वो सारे मामलात अगर आप माइन्यूटली देखें उनको अंडर माइक्रोस्कोप, तो वो सारे मामलात ऐसे उन्होंने उठाए हैं जिससे हुकूमत को नुकसान हो, जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और अगर उस नुकसान का हो तो सिर्फ एक शख्स को फ़ायदा होता है जिनका नाम है मियां नवाज शरीफ। तो मैं भी ये बोल सकता था कि सारे कत्ल का जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि ही इज़ ऑल पावरफुल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी वो यूज़ कर रहा है, वो DG FIA भी लगा रहा है, डिप्टी DG हटा रहा है, दूसरा आदमी को लगा रहा है, और IGs प्रोविंसेस के हटा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। तो मैं सारा अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल शख्सियत इस वक्त अगर पाकिस्तान में है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो मेरे लिए तो बड़ा वे आउट ये था, के पास जाते बहुत क्लीन। मिर्जा साहब, आप चीफ जस्टिस के पास जाते, चीफ ISI चीफ के पास ना जाते, आपको फिर चीफ जस्टिस के मेरी पास बहन जाना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि मैं एक कल्प्रेट के तौर पे एक अवामी कटहरे में जवाबदेह हूँ, इसलिए मुझे बोलने की भी इजाज़त नहीं होती। जिस तरह कोर्ट्स में खामोश कराया जाता है, तो मैं शायद वाकई मैं तो अपनी बात ही इस चीज़ से स्टार्ट करता हूँ कि जो 6,500 या 7,000 पिछले 3 साल में लोग मारे गए, 3.5 साल में, जिस वक्त एक कमज़ोर, एक लालची, एक बहुत बेईमान तरीन पाकिस्तानी शख्स जिसका नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा है, वो होम मिनिस्टर था। मैं तो ये कहता हूँ मैं मुजरिम हूँ, ये सारे कत्ल का मुजरिम मैं हूँ। सिर्फ मुझे अगर फांसी दी जाए तो मसला मुक जाएगा। बात यह है, अगर 1 साल पहले आप कहेंगी मैं आपको CD भिजवाऊंगा और आप अपने चैनल पे चलाइएगा, मैं साल पहले चैलेंज करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह चुका हूं और बता चुका हूं कि ये कौन कौन लोग किसको मार रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सक रहे, हुकूमत कुछ नहीं कर सक रही, नाअहल है, जो भी समझे आप खुदारा सुओ मोटो और छोड़े और ये सुओ मोटो उठाए, उन्हें उठाया, इसका मतलब है कातिल वो हो गए। इसलिए मैं कहता हूं आप प्रेसिडेंट को अगर ब्लेम कर रहे हैं, किसी की विश हो सकती है कि प्रेसिडेंट को ब्लेम कर दिया जाए। मैं प्रेसिडेंट को इसलिए ब्लेम नहीं करता कि प्रेसिडेंट इज नॉट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री, ही इज हेड ऑफ स्टेट। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको ये एक्शन लेना है, और चीफ एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर। और अगर मैं आर्म फोर्सेस जो है वो भी है, मैं तो जंप करके आर्मी चीफ के, मैं बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं पढ़े लिखे ख़ानदान से मेरा ताल्लुक, मेरे फादर खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। तो मुझे अपनी लीगल अथॉरिटीज़ और मेरी लीगली मैं किसको एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे पहले अपने इमीडिएट बॉस को करना है, जो कि कायम अली शाह साहब थे। वो मेरे चीफ मिनिस्टर भी थे कैबिनेट के और सिंध के प्रेसिडेंट भी थे। मैंने सबसे पहले मैं उन्हें ये चीज़ें बताता था, उसके बाद में आगे लेके इसको चलता था। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की ट्रेजिडी है कि किसी ने अपनी जो जिम्मेदारी जिसको दी जाती है वो कभी नहीं पूरी करता, वो दूसरे के खाते में उसकी नज़र होती है। ये चीज़ हम लोगों को सबको छोड़नी पड़ेगी, खाम खा लेग पुलिंग करनी छोड़नी पड़ेगी, प्रॉपर डायग्नोसिस बीमारी को करके उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर दवाइयों से ठीक हो जाता ठीक है, वरना सर्जरी मुल्कों में की जाती है, सर्जरी होनी हो सके। डॉक्टर साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं चाहती कि सवाल इकट्ठे ले लिए जाए, क्योंकि बहुत से लोग आपसे बात करना चाहते हैं और वक्त हमारे पास कम है। काश कि हम इसको लंबा कर सकते हैं या हम 2 एपिसोड्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लिहाजा मैं चाहूंगी कि ब्रेक के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें और आप उनसे बात कीजिए। एक छोटी सी ब्रेक नाजरीन, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।